फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल योर बीएससी गाइड। जैसे कि मैंने आप लोगों को इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर रही हूँ, तो मैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 1, 2, 7, 11, 12, 8, 10, 6 मैंने इसकी ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। इसके सॉल्यूशन अगर आपने नहीं देखा है तो मेरे चैनल पे जाइए, सेकेंड सेमेस्टर की प्लेलिस्ट बनी हुई, आप वहाँ से जा कर के हर एक वीडियो को वॉच कर सकते हैं। मैंने आप लोगों को फिज़िक्स का सिलेबस, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, यूनिट्स, टॉपिक सब कुछ बता दिया है। यहाँ तक कि मैं आप लोगों को यूनिट 1 से लेकर के यूनिट 8 तक सारे यूनिट्स के मोस्ट एक्सपेक्टेड प्रीवियस ईयर मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दिया हुआ है। अगर आपने उसे भी नहीं देखा है तो आप जा कर के उसे देख सकते हैं। ठीक, फिर मैं आप लोगों को सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड करने का वादा की थी, तो मैं आप लोगों को सारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड कर रही हूँ। ठीक, मैंने इतने सारे क्वेश्चन के ऑलरेडी सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप लोग पहले जा कर के उसे देख लीजिए। ये सारे क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, जिसके एग्ज़ाम में आने की पॉसिबिलिटी सबसे ज़्यादा है। आज की वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस करेंगे। जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल में देख लिया होगा, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे उससे मैं आप लोगों को बता देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? डिफाइन कार्नोट रिवर्सिबल हीट इंजन एंड फाइंड एन एक्सप्रेशन फॉर इट एफिशिएंसी। मैंने आप लोगों को जब बताया था कि कार्नोट इंजन कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मैंने ये भी बताया था कि ये वाला टॉपिक छोड़ना भी नहीं है। ये क्वेश्चन लॉन्ग में पूछा जाता है, हर तरीके से पूछा जा सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कार्नोट रिवर्सिबल हीट इंजन के ऊपर है, साथ ही साथ उसका एक्सप्रेशन निकालना है कि क्या इफ़िशियंसी होगी कार्नोट हीट इंजन की। ये वीडियो बहुत ही डिटेल में डिस्कशन करूँगी, तो आप वीडियो को स्किप बिल्कुल भी नहीं करेंगे और कॉपी और पेन लेके बैठेंगे और साथ ही साथ मेरे साथ नोट्स भी बनाते हुए चलेंगे। आप नोट्स अभी बनाएंगे तो बाद में जब मैं आप लोगों को वन शॉट वीडियो प्रोवाइड करूँगी तो आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा आसानी होगी। ठीक, इसी क्वेश्चन को एक और तरीके से पूछा गया था कि कार्नोट इंजन बताइए, साथ ही साथ कार्नोट साइकिल भी बताना है। तो मैं आज की वीडियो में मैं आप लोगों को कार्नोट हीट इंजन भी बताने वाली हूँ, फिर कार्नोट साइकिल भी बताऊंगी, पूरा डेफिनेशन पूरे अच्छे से जितने पार्ट्स होते हैं, पूरा वर्किंग वगैरह सब कुछ बहुत ही डिटेल में अच्छे से समझाने वाली हूँ। तो आप वीडियो को स्किप नहीं करेंगे, पूरा वीडियो अच्छे से देखेंगे, ध्यान से समझेंगे, कॉपी पेन लेके नोट करते चलेंगे। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। ठीक, फिर मैं आप लोगों को इसी वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5 है जो हमारा, वो भी कराने वाली हूँ। ये कह रहा है स्टेट एंड प्रूफ कार्नोट थ्योरम। कार्नोट इंजन काफ़ी इंपॉर्टेंट, तो कार्नोट थ्योरम भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कार्नोट एक टॉपिक था, इसीलिए मैंने इन दोनों क्वेश्चन को ज्वाइन करके बता रही हूँ। ठीक, मैंने और सारे भी क्वेश्चन अच्छे से बताया हुए हैं, तो आप लोग जा करके देख लीजिएगा। मेरे सारे क्वेश्चन मैं जितना भी आप लोगों को सॉल्यूशन प्रोवाइड करती हूँ, आप लोग उतना लिख देंगे तो आप लोगों को पूरे के पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। तो ठीक, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग कार्नोट हीट इंजन के बारे में देख लेते हैं, मतलब पहले कार्नोट के कहाँ से ये नाम आया कार्नोट का। तो सबसे पहले हेडिंग डाल लीजिए आप लोग, कार्नोट हीट इंजन। ठीक, उसके बारे में देखेंगे। कार्नोट का पहले सबसे पहले हीट इंजन आया, फिर कार्नोट साइकिल आया, तो सब कुछ डिटेल में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले आप कॉपी में हेडिंग डालेंगे। क्या हेडिंग डालेंगे? कार्नोट्स हीट इंजन। कार्नोट हीट इंजन। ये जो कार्नोट वर्ड है, ये एक साइंटिस्ट थे, सदी कार्नोट, उन्होंने ही ये हीट इंजन दिया था। ठीक, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। तो मैं आप लोगों को बहुत ही डिटेल में पूरा डेफिनेशन वाइज सब कुछ अच्छे से कराऊंगी। तो आप बस मुझ पर ट्रस्ट रखिए, मैं सॉल्यूशन भी प्रोवाइड कर रही हूँ, सब चीज़ों के दूंगी, मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री सारे यूनिट्स के दूंगी। बस आप लोग पेशेंस ज़रूर बनाए रखिए। तो कार्नोट हीट इंजन सबसे पहले हम लिखेंगे अ हीट इंजन, जिसने दिया था उसका नाम लिखेंगे। अ हीट इंजन डिवाइस्ड बाई, क्या नाम था उनका? सदी कार्नोट था। ठीक, कभी कभी पूछ लिया करता है कि जो कार्नोट हीट इंजन है किसने डेवलप किया था या किसने दिया था। ठीक, तो आप लोग क्या लिखेंगे? सदी कार्नोट लिखेंगे। ठीक, फिर उसके बाद क्या होता है? जो इन्होंने जो हीट इंजन दिया था, हीट इंजन एक ऐसा डिवाइस था जो कि हीट को मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट करता जा रहा था। इंजन का काम क्या होता है? जैसे गाड़ियों में इंजन लगा रहता है तो लगातार वर्क करना। ठीक, तो वही
जो कार्नोट का हीट इंजन था बहुत ही सक्सेसफुल साबित हुआ था और बहुत ही ज़्यादा इसका यूज़ भी हुआ था। तो मैं आप लोगों को फिर से एक बार बता देती हूँ, जो कार्नोट का हीट इंजन था वो क्या करता, ट्रांसफॉर्म करता था हीट को एक मैकेनिकल वर्क में, मतलब जितनी भी हीट मिलती थी उसको काम में कन्वर्ट करता था। ठीक, तो ऐसा सब्सटेंस जो कि हीट को वर्क, मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट करता था, तो वो क्या हो गया, हीट इंजन हो गया। तो इसमें नेक्स्ट पॉइंट हमारा लिखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है तो ध्यान से देखिएगा। तो मैंने आप लोगों को जो बताया बस वही लिखना है। तो लिखेंगे अ हीट इंजन, अगर सिर्फ इतना ही पूछा गया कार्नोट हीट इंजन क्या होता है तो इतना भी लिख देंगे तो अच्छे से अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। तो लिखेंगे अ हीट इंजन इज डिवाइस, हीट इंजन ऐसी डिवाइस है विच ट्रांसफॉर्म्स, जो कि ट्रांसफॉर्म करता था। मैं आप लोगों को हिंदी इंग्लिश दोनों में बता रही हूँ तो आप लोगों को आसानी होगी समझने में। हीट इनटू किस में करता था, मैकेनिकल वर्क में, मैकेनिकल वर्क कॉन्टिन्यूसली, मतलब लगातार, इंजन का काम ही होता है ना कि लगातार वर्क करना। ठीक, ये हो गया। फिर इसमें एक पॉइंट और लिखेंगे, द सब्सटेंस, द सब्सटेंस यूज्ड विच ऑन एब्जॉर्बिंग, पहले लिख लीजिए फिर मैं आप लोगों को समझा रही हूँ, हीट परफॉर्म्स एक्सटर्नल वर्क इज कॉल्ड द वर्किंग सब्सटेंस। इसकी भी डिफिनीशन आती है तो आप लोग इतना लिख सकते हैं। इसमें कह रहा है कोई ऐसा सब्सटेंस विच ऑन एब्जॉर्बिंग हीट, जो कि हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है, सोख लेता है, परफॉर्म एक्सटर्नल वर्क, और वो एक्सटर्नल वर्क काम करता है, उसी को हम लोग वर्किंग सब्सटेंस कहते हैं। तो ये हीट के इंजन के अंदर ही आप लोग लिख दीजिएगा, कोई ऐसा सब्सटेंस जो कि हीट को एब्जॉर्ब करके एक्सटर्नल वर्क करता है, उसी को हम लोग वर्किंग सब्सटेंस कहते हैं। अब इसमें जो है डेफिनेशन लिखेंगे, तो आप लोग डेफिनेशन लिखिए, कार्नोट साइकिल के बारे में लिखेंगे। ठीक, इसमें कार्नोट हीट इंजन है, फिर कार्नोट साइकिल है, दोनों चीज़ इसमें पूछा गया था ना, तो ये कार्नोट हीट इंजन की डेफिनेशन है, अच्छे से लिख लीजिए। फिर मैं आप लोगों को एफिशिएंसी भी कराऊंगी कार्नोट हीट इंजन की। तो कार्नोट हीट इंजन होगी। अब देख लेते कार्नोट साइकिल क्या होती है, उसकी डेफिनेशन लिखेंगे। तो सबसे पहले आप लोग हेडिंग डाल लीजिए, कार्नोट साइकिल। इसकी डिफिनीशन देख लेते हैं। जो कार्नोट साइकिल होता है ये भी एक तरह का हीट इंजन होता है, किसी एक साइकिल में वर्क करना, मतलब उसके कुछ ना कुछ स्टेप्स होंगे, कुछ ना कुछ पार्ट्स होंगे। जैसे कि एक काम को करने के लिए बहुत सारे तरीके होते हैं, तो वो एक पूरा एक सीक्वेंस में काम करता है। तो वही एक कह रहा है कि कार्नोट के अंदर जितने भी तरीके से जो जो यूज़ किए गए थे उनका एक साइकिल था। तो कार्नोट इंजन एक इंजन है जो कि एक कैपेबल है कि एक रिवर्सिबल प्रोसेस को अच्छे से कर सके। मैं आप लोगों को लिखवा देती हूँ फिर समझाती हूँ। देखिए इसमें लिखेंगे, द कार्नोट साइकिल इज एन इंजन, वो एक इंजन है कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग अ रिवर्सिबल साइकिल which is operated between two heat reservoirs of टेम्परेचर T1, जिसे हम हायर कहते हैं, और T2 जो होता है लोअर होता है। इसमें हायर टू लोअर जाता है, इसको हम लोग लोअर कहते हैं। ठीक, तो ये रहा कार्नोट साइकिल की डिफिनीशन, समझिए इसको ध्यान से।
कार्नोट साइकिल इज एन इंजन। कार्नोट साइकिल एक तरह का इंजन है कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग अ रिवर्सेबल साइकिल। मतलब इसके अंदर कैपेबिलिटी होती है कि वो एक अच्छे से काम को रिवर्सेबल वे में बहुत अच्छे तरीके से लगातार कॉन्टिन्यूसली करता चले, विच इज़ ऑपरेटेड बिटवीन टू हीट, जो कि दो हीट जो कि टेम्परेचर होता है, दो अलग अलग तरह का टेम्परेचर में काम कर सके। पहला टेम्परेचर T1 जो कि हाइयर होता है, दूसरा टेम्परेचर T2 जो कि लोअर होता है। ये जो कार्नोट साइकिल है इसको हम लोग 5 वे से, जो 5 इसके पार्ट्स कह सकते हो कि इसका जो कंस्ट्रक्शन हुआ था 5 पार्ट में हुआ था। तो सबसे पहले सोर्स था जो कि एक हॉट बॉडी था, फिर सिंक है जो कि कोल्ड बॉडी है। फिर मैं आप लोगों को अच्छे से बताती हूँ। तो सबसे पहले लिखेंगे, या कह सकते हो कंस्ट्रक्शन लिख सकते हो, या तो आप लोग लिख सकते हो कि पार्ट्स। तो लिखवा देती हूँ यहाँ पर कंस्ट्रक्शन कि मतलब कंस्ट्रक्शन का मतलब ये होता है कि और अलग अलग तरीके से मिलके बनाना। कंस्ट्रक्शन एक कर सकते हो, या पार्ट्स। इसके कितने पार्ट्स हैं? तो इसके 5 पार्ट्स हैं। सबसे पहला पार्ट को हम लोग सोर्स कहते हैं, जिसे हम लोग हॉट बॉडी भी कहते हैं, कोई एक हॉट बॉडी। जो दूसरा पार्ट होता है वो सिंक होता है, जिसे हम लोग कोल्ड बॉडी कहते हैं। ठीक, और जो तीसरा होता है वो इंसुलेटिंग स्टैंड होता है, इंसुलेटिंग स्टैंड होता है। और जो चौथा होता है वो सिलेंडर होता है। घर वाला सिलेंडर नहीं कि घर वाला समझ लो सिलेंडर, सिलेंडर होता है, मैं आप लोग को बताऊंगी अच्छे से। ठीक, और जो पांचवा होता है, पांचवा क्या हो गया? वर्किंग। बहुत बच्चे तो सोच रहे होंगे घर वाला सिलेंडर का यूज़ कर दिया गया है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ठीक है, इसमें सिलेंडर का यूज़ होता है, मैं आप लोगों को बताती हूँ। तो इसके 5 पार्ट्स हैं। सबसे पहला हॉट बॉडी, दूसरा सिंक जिसे हम कोल्ड बॉडी भी कहते हैं, सोर्स कहते हैं इसका, और ये इंसुलेटिंग स्टैंड, सिलेंडर और वर्किंग सिस्टम। अब एक एक को मैं आप लोगों को अच्छे से डिफाइन करती हूँ। तो सबसे पहले हेडिंग डालिए आप लोग सोर्स, या कह सकते हो हॉट बॉडी। सबसे पहले मैं आप लोगों को इसका डायग्राम ही बता देती हूँ, फिर उसके बाद डिफाइन करूँगी, तब आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो पहले सबसे पहले जो हॉट बॉडी है उसका देख लेते हैं डायग्राम। ठीक, ये सब्सटेंस है और ये पूरी जो वॉल होती है वो इंसुलेटेड होती है। ऐसी हो गई, मतलब कोई भी हीट ट्रांसफर नहीं हो रही। तो ये सोर्स है जिसे हम लोग हॉट बॉडी के नाम से जानते हैं। इसमें जो टेम्परेचर होता है वो T1 होता है। ठीक, फिर उसके बाद इसके बगल में जो रहता है वो एक इंसुलेटिंग स्टैंड रहता है। ये भी चारों तरफ से, इंसुलेटिंग का नाम ही है तो ये इंसुलेट हो गया। ये क्या है हमारा? इंसुलेटिंग। मैं जैसे डायग्राम बना रही हूँ वैसे ही बनाइएगा आप लोग, पूरा अच्छे से नंबर मिलेंगे आप लोगों को। ठीक, फिर उसके बाद ये यहाँ पर क्या होता है? कोल्ड बॉडी होता है। ये भी सिर्फ ऊपर, देखिए ये तीनों तरफ से तो इंसुलेटिंग होता है, फिर ऊपर से जो होता है कंडक्टिंग होता है। ठीक, कंडक्शन का पार्ट होता है। ठीक, कंडक्टिंग होता है कि हीट ट्रांसफ़र हो रही है ऊपर से, तो यहाँ पे भी क्या होता है? कंडक्टिंग होता है। और ये इंसुलेटिंग हो गया। ये क्या है? सिंक है, जिसे हम लोग कोल्ड बॉडी के नाम से जानते हैं। तो इसका टेम्परेचर T2 हो गया। ठीक, तो लिख लीजिए कोल्ड बॉडी। फिर उसके बाद इसमें इंसुलेटिंग स्टैंड बता दिए, सोर्स सिंक बता दिया, फिर क्या बचा? सिलेंडर और वर्किंग सब्सटेंस। तो देखिए ये यहाँ पर होता है ऊपर साइड में, ऐसे ही डायग्राम बनेगा इसका। ठीक, तो ये भी इंसुलेटेड, ये इधर की वॉल होती है, इधर की वॉल होती है, नीचे की नहीं होती है। ऊपर एक पिस्टन लगा होता है, ये इंसुलेटेड वॉल होती है। ऊपर जो होता है इंसुलेटेड पिस्टन होता है। पिस्टन मतलब ऊपर नीचे इसको कर सकते हैं। ठीक, तो ये जो होगी ये इंसुलेटेड वॉल होगी, तो ये आप लोग लिख लीजिए इंसुलेटेड वॉल्स होगी। और ये जो पिस्टन है, पिस्टन क्या है? ये पिस्टन है, ये फ्रिक्शनलेस पिस्टन है। मतलब इसमें फ्रिक्शन बहुत ना के बराबर होगा लेकिन बहुत ना के बराबर होगा। फ्रिक्शन लेस पिस्टन, और ये भी इंसुलेटेड होता है। तो लिख लीजिएगा इसमें इंसुलेटेड पिस्टन होता है। ठीक, मैंने बता दिया। और ये जो बीच वाला पार्ट है, मतलब ये पूरा जो काम हो रहा है जिसमें, ये क्या है? वर्किंग सब्सटेंस होगा। और ये जो नीचे वाला पार्ट होगा यही होगा सिलेंडर, जो कि ये भी कंडक्टिंग होगा।
कंडक्टिंग। ठीक, तो ये था इसका पूरा डायग्राम, अच्छे से देख लीजिए। अब मैं आप लोगों को हर एक पार्ट अच्छे से डिफाइन करूंगी, तब आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। तो सबसे पहले हेडिंग डालिए आप लोग, क्या हेडिंग डालेंगे? सोर्स, सोर्स या कह सकते हो हीट सोर्स या हॉट बॉडी, जिससे हीटिंग एलिमेंट निकलता है। तो देखिए, सबसे पहले हीट सोर्स का मतलब क्या होता है? ये एक तरह की हॉट बॉडी होती है जिसमें थर्मल की कैपेसिटी होती है, मतलब हीट की क्षमता होती है। ठीक, तो वही कह रहा है। तो जो वर्किंग सब्सटेंस से हीट निकलती है, जो ये काम हो रहा है, ठीक, तो यहाँ से क्या होगी? हीट का इवॉल्व होगा, हीट यहाँ से निकलेगी, सोर्स से हीट निकलती है, तब जा कर के आगे काम होता है। और इसका जो टेम्परेचर होगा वो T1 होगा। तो वही चीज़ को इसमें लिखना है। तो कैसे लिखेंगे इसको, कैसे लिखेंगे इसको, देखते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे जो मैंने आप लोगों को बताया, इट इज हॉट बॉडी। ये कैसी है? हॉट बॉडी है। तो लिखेंगे इट इज अ हॉट बॉडी। ये एक हॉट बॉडी है जो कि बहुत ही लार्ज थर्मल कैपेसिटी है। तो लिखेंगे इट इज अ हॉट बॉडी ऑफ लार्ज थर्मल कैपेसिटी, कि इसके अंदर बहुत ही हीट में अमाउंट ऑफ हीट जो होती है, इसके अंदर क्षमता होती है हीट की। तो लिखेंगे आगे द वर्किंग सब्सटेंस ड्रॉज हीट फ्रॉम, जो वर्किंग सब्सटेंस होती है इसको हीट मिलती है। तो इसमें लिखेंगे द हीट सोर्स, SOURCE, सोर्स, द हीट सोर्स again and again, but its temperature remains constant। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि ये एक हॉट बॉडी होती है, लार्ज थर्मल कैपेसिटी होती है, जो वर्किंग सब्सटेंस होता है इससे सोर्स से हीट लेता है और बार बार हीट लेता है, और उसका जो टेम्परेचर रहता है हमेशा कांस्टेंट रहता है, जो कि T1 है। ठीक, अब इसके बाद क्या हेडिंग डालेंगे? हेडिंग डालेंगे सिंक। सारे पार्ट्स को बहुत अच्छे से इसमें डिफाइन करेंगे तो आप लोगों को पूरे नंबर मिलेंगे। ठीक, कार्नोट साइकिल के बारे में पूरा एक्सप्लेन करना है, तो पूरा कार्नोट साइकिल की डिफिनीशन बता दिया, उसका कैसे कंस्ट्रक्शन होता है, लॉन्ग में पूछा गया तो लॉन्ग में बता दिया, शॉर्ट में पूछा गया तो शॉर्ट में अच्छे से डिफाइन कर देंगे, तो आप लोगों को पूरे नंबर मिल जाएंगे। तो सिंक्स कह लो या कोल्ड बॉडी कह लो, तो इसमें क्या लिखेंगे हम लोग? हेडिंग डाल लीजिए आप लोग। तो इसमें लिखेंगे, या हीट सिंक भी से कह सकते हैं, सोर्स कह लो या हीट सिंक भी कह लो। तो इसमें लिखेंगे इट इज़ अ बॉडी एट सम लोअर टेम्परेचर, मतलब कह रहा है ये एक लोअर टेम्परेचर पे होती है जिसे हम कोल्ड कहते हैं, कोल्ड टेम्परेचर कह सकते हैं। तो लिखेंगे इट ऑल्सो थर्मल कैपेसिटी whatever amount of heat may be, लिख लीजिए, फिर मैं आप लोगों को अच्छे से समझा रही हूँ, रिजेक्टेड बाय द वर्किंग substance working substance to the sink, its temperature also remain constant।
T2। देखिए इसमें क्या कह रहा है, सिंक कह लो चाहे हीट सिंक कह लो, तो ये एक तरह की बॉडी होती है एक सम लिक्विड टेम्परेचर में, मतलब उसका टेम्परेचर बहुत ही कम होता है। इट ऑल्सो थर्मल कैपेसिटी, ये कोल्ड बॉडी ज़रूर रहती है लेकिन उसमें भी थर्मल कैपेसिटी रहती है कि कितना अमाउंट ऑफ हीट में बी रिजेक्टेड। जो वर्किंग सब्सटेंस है, जो इसमें वर्किंग सब्सटेंस है, इसमें से पहले देखो सोर्स से क्या करता है, हीट ये लेता है। तो अब जो ये हीट, ये कितनी हीट ये रिजेक्ट कर दिया, तो रिजेक्ट करने के बाद जो हीट होती है वो इसके अंदर आ जाती है। तो वॉट एवर अमाउंट ऑफ हीट में बी रिजेक्टेड बाय द वर्किंग सब्सटेंस टू द सिंक, सिंक में कितनी रिजेक्टेड जो हीट है वो आ जाती है। इट्स टेम्परेचर ऑल्सो रिमेन कॉन्स्टेंट T2, और इसका टेम्परेचर भी कॉन्स्टेंट रहता है जो कि रहता है T2। अब नेक्स्ट जो हमारा है इंसुलेटिंग स्टैंड, तो थर्ड हमारा है, थर्ड लिखेंगे, क्या लिखेंगे, इंसुलेटिंग स्टैंड। इंसुलेटिंग स्टैंड का क्या मतलब है, देखिए इंसुलेशन का ही मतलब होता है कि कोई भी हीट ट्रांसफ़र ना करना। अब यहाँ पर क्या करता है, स्टैंड है, तो स्टैंड जो होता है ये आइसोलेट करता है वर्किंग सब्सटेंस को इनसाइड द सिलेंडर फ्रॉम द सराउंडिंग। देखिए इसमें क्या कह रहा है कि जो इंसुलेटिंग स्टैंड है, ये जो वर्किंग सब्सटेंस है, तो ये पूरी तरह से किसी नीचे से गर्म ना हो, किसी तरीके कोई प्रॉब्लम ना हो, तो जो सराउंडिंग से जो सब्सटेंस है उसको इंसुलेट करता है, किसी भी तरीके से वर्किंग सब्सटेंस में कोई भी प्रॉब्लम ना हो, इसीलिए इंसुलेटिंग स्टैंड का यूज़ करते हैं। तो इसमें लिखेंगे हम लोग, इट इज़ यूज्ड टू isolate the working substance inside the cylinder from the सराउंडिंग। बाहरी वातावरण से अंदर जो वर्किंग सब्सटेंस है उसका कोई भी तरीके से प्रभाव ना पड़े, इसीलिए इंसुलेटिंग स्टैंड का यूज़ होता है। पूरा मैंने आप लोगों को हिंदी में भी समझा दिया है ताकि आप लोगों को किसी भी तरह की प्रॉब्लम ना हो। ठीक, तो ये हो गया इंसुलेटिंग स्टैंड, तो थर्ड हो गया। फिर चौथा क्या है, सिलेंडर, तो हेडिंग डालेंगे नेक्स्ट हमारा क्या होगा, फोर्थ जो है सिलेंडर। सिलेंडर ही मेन पार्ट होता है, तो लिखेंगे इसमें सिलेंडर, तो इसमें लिखेंगे, देखिए सिलेंडर कार्नोट इंजन का एक मेन पार्ट होता है जो कि ये परफेक्टली इंसुलेटेड वॉल से अच्छे से घिरा हुआ होता है। जैसे कि मैंने आप लोगों को डायग्राम में दिखाया ना कि जो घिरा हुआ होता है परफेक्टली इंसुलेटिंग वॉल से, तो वही चीज़ इसमें लिखना है। तो क्या लिखेंगे सिलेंडर में, सबसे पहले लिखेंगे the main part of the कार्नोट इंजन, कार्नोट इंजन का मेन पार्ट होता है इज द सिलेंडर हैविंग इंसुलेटिंग walls and perfectly conducting base। चारों साइड से देखो, इसमें दो साइड से इंसुलेटिंग वॉल से घिरा हुआ होता है, नीचे जो होता है कंडक्टिंग होता है, और ये परफेक्टली इंसुलेटिंग, और नीचे जो कंडक्टिंग बेस होता है। तो ये सिलेंडर के बारे में लिख लेंगे। और जो हमारा जो लास्ट है वर्किंग सब्सटेंस, नेक्स्ट डालेंगे वर्किंग सब्सटेंस। वर्किंग सब्सटेंस में लिखेंगे gas is used as the working substance। जो वर्किंग सब्सटेंस में किसका यूज़ होता है, गैस का यूज़ होता है। तो ये पूरे पार्ट्स अच्छे से मैंने डिफ़ाइन कर दिए हैं। ठीक, अब इसके बाद क्या देखेंगे हम लोग, इसके बाद देखेंगे जो कार्नोट साइकिल है किस तरीके से काम करता है। ठीक, तो इसकी पूरी वर्किंग बहुत ही डिटेल में देखने वाले हैं, तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा। मैं आप लोगों को हर एक स्टेप में बताऊँगी। इसकी चाहती तो मैं
8 से 10 वीडियो सिर्फ कारनॉट साइकिल पे बना सकती थी, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर रही हूँ। मैं आप लोगों को कम ही वीडियो में काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ पढ़ा रही हूँ, तो आप लोग थोड़ा ये भी समझिए ना। तो आप जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, ताकि बहुत सारे बच्चे को बहुत वीडियोज़ देखनी पड़ती है, बहुत समझना पड़ता है, तो वो बस एक ही वीडियो देख करके बहुत अच्छे से समझ जाएगा। तो आप लोग शेयर ज़रूर किया करिए, ठीक। बस आप लोग मुझे सपोर्ट किया करिए, ठीक। अब हम लोग देख लेते हैं कारनॉट साइकिल की पूरी वर्किंग कैसे होती है। तो आप लोग वर्किंग लिख सकते हो, ये कारनॉट साइकिल के बारे में आगे करके लिख सकते हो कि कारनॉट साइकिल किस तरीके से हो सकता है। तो लिखेंगे द वर्किंग substance is taken around the following reversible cycle of 4 स्टेप्स। जो वर्किंग सब्सटेंस मतलब अब इसके अंदर जो पकने वाला है, मतलब जो गैस बनने वाला है, जैसे कि कुकर होता है तो उसमें हम लोग सामान रखते हैं, फिर उसको चढ़ाया तो उसके अंदर अब पकेगा ना सामान। तो वही चीज़ कह रहे हैं, जो वर्किंग सब्सटेंस के अंदर जो गैस गई है तो अब वो 4 तरीके से काम करेगी। इसको वर्किंग कह लो, चाहे आप लोग इसका पूरा कह लो कि एक रिवर्सिबल साइकिल के अंदर कैसे वर्किंग सब्सटेंस काम करता है, 4 स्टेप्स में काम करता है। तो मैं आप लोगों को 4 स्टेप्स अच्छे से बता देती हूँ, फिर मैं आप लोगों को एक एक स्टेप बहुत ही डिटेल में बहुत अच्छे तरीके से बताने वाली हूँ। तो ये 4 स्टेप में देखिए, पहले 2 में क्या बताती हूँ। पहले सबसे पहले जो होता है वो आइसोथर्मल प्रोसेस होता है इसमें, ठीक। दूसरा कैसे प्रोसेस होता है, पहले स्टेप में आइसोथर्मल प्रोसेस होता है दूसरे स्टेप में एडियाबैटिक प्रोसेस होता है, और तीसरे स्टेप में क्या होता है, इस तीसरे स्टेप में भी आइसोथर्मल प्रोसेस होता है, और चौथे स्टेप में एडियाबैटिक। इसी बस यही 2 प्रोसेस से पूरा काम होता है इसका, ठीक। अब मैं आप लोगों को इसका पहले डायग्राम बता देती हूँ, फिर एक एक स्टेप को अच्छे से बताऊंगी। ये प्रेशर और वॉल्यूम का बीच का डायग्राम है, पीवी डायग्राम है। ये अलग अलग तरीके से पूछ सकता है कि पीवी डायग्राम बताइए आप लोग कारनॉट साइकिल का। इधर वॉल्यूम है और इधर प्रेशर है। मान लो ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो ये पहला पॉइंट है। जो आइसोथर्मल प्रोसेस है कुछ ऐसा डायग्राम बनेगा बी, फिर उसके बाद क्या होगा, फिर कुछ झुक जाएगा ये सी, फिर उसके बाद ऐसा डायग्राम बनेगा, ठीक। ए से बी कौन सा हो रहा है, आइसोथर्मल, और इसका पॉइंट्स P1 V1 और यहाँ पर टेम्परेचर T1, और यहाँ से बी पॉइंट तक जाने में भी टेम्परेचर सेम रहेगा P2 V2 T1। लेकिन अब देखो एडियाबैटिक प्रोसेस हो रहा है, यहाँ पर एडियाबैटिक प्रोसेस हो रहा है, तो यहाँ पर जो होगा P3 V3, यहाँ पर टेम्परेचर चेंज हो जाएगा। बी से सी में गया, अब सी से यहाँ पर एक और रहेगा डी रहेगा, सी से डी में जाएगा तो यहाँ पर भी आइसोथर्मल प्रोसेस होगा, और यहाँ का टेम्परेचर P4 V4 T2 रहेगा, ठीक। और यहाँ से जाने पर भी एडियाबैटिक प्रोसेस होगा, ठीक। और ये सारा वॉल्यूम का है, तो ठीक। ये पूरा डायग्राम हो गया कारनॉट साइकिल का, ये पूरा 4 स्टेप में होगा। अब मैं आप लोगों को हर एक स्टेप अच्छे से बताने वाली हूँ, तो देखते हैं। फर्स्ट स्टेप हम लोग समझते हैं। फर्स्ट स्टेप में कह रहा है द सिलेंडर इज प्लेस्ड ऑन द सोर्स। अब जो सिलेंडर है उसको सोर्स के ऊपर रखेंगे, एंड वेट ऑफ द पिस्टन इज रिमूव्ड, और पिस्टन का वेट रिमूव कर देंगे। जैसे सिलेंडर उसके ऊपर रखा और पिस्टन खींच लिया गया, तो वही चीज़ कह रहा है, पिस्टन का वेट रिमूव कर देंगे इन स्मॉल स्टेप में, धीरे धीरे करके खींचना है, ठीक। सो वर्किंग सबस्टेंड एक्सपैंड स्लोली, और जो हमारा ये वर्किंग सबस्टैंड है ये धीरे धीरे एक्सपैंड होने लगेगा। तो एक्सपैंड होने के बाद एंड डू वर्क इन रेजिंग द पिस्टन, दिस प्रोसेस इज नोन एज आइसोथर्मल। इसमें क्या कह रहा है, जब ये एक्सपैंड होने लगेगा तो ये पिस्टन को खींचता जाएगा, तो वही चीज़ कह रहा है कि वर्क करेगा
पिस्टन को खींचने में, इसी प्रोसेस को हम लोग आइसोथर्मल कहेंगे। ठीक, इन दिस प्रोसेस द वर्किंग सब्सटेंस टेक हीट फ्रॉम द सोर्स। इसमें कह रहा है इस प्रोसेस में जो वर्किंग सब्सटेंस है हीट कहाँ से लेगा, सोर्स से लेगा। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि सोर्स से ही हीट वर्किंग सब्सटेंस में जाएगी, तो वही चीज़ कह रहा है कि सोर्स से ये हीट लेगा। इट कंटिन्यूज अंटिल द पॉइंट बी इज रीच। मतलब कह रहा है इसमें देखिए, इसमें ए पॉइंट से ये धीरे धीरे करके सब्सटेंस हीट लेगा, जब तक ये पॉइंट बी तक नहीं पहुंच जाएगा तब तक ये आइसोथर्मल ही प्रोसेस रहेगा। ठीक, अब नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। नेक्स्ट स्टेप लिखिए मेरे साथ, स्टेप टू में क्या कह रहा है, जो सिलेंडर को हीटिंग सब्सटेंस में तो प्लेस कर दिया गया है, तो अब जो सिलेंडर होगा उसको इंसुलेटिंग स्टैंड पे रखा जाएगा। अभी तक तो क्या कर रहा था कि यहाँ से हीट इसको दे रही है, अब जो वर्किंग सब्सटेंस है, जो इसमें सिलेंडर है, इसमें इसको कहाँ रखा जाएगा, इंसुलेटिंग स्टैंड में रखा जाएगा। तो अब जो यहाँ पर प्रोसेस होने वाली है वो एडियाबेटिक होने वाली है, मतलब कोई भी इसमें एक्सचेंज ऑफ हीट होने ही वाला नहीं है, और ये तब तक होगा जब तक ये सी पॉइंट तक पहुंच नहीं जाएगा। तो यही चीज़ इसमें हम लोग लिखेंगे। तो सबसे पहले आप लोग स्टेप 2 डाल लीजिए, तो इसमें लिखेंगे नाउ सिलेंडर इज प्लेस्ड ऑन द हीट इंसुलेटिंग स्टैंड पे प्लेस कर दिया जाएगा। इसी की वजह से जो सब्सटेंट होगा धीरे धीरे एक्सपैंड होने लगेगा। दिस सब्सटेंस इज एक्सपैंड, दिस इज एडियाबैटिक। ये एक एडियाबैटिक प्रोसेस होगा, तो इसमें लिखेंगे बिकॉज, और एडियाबैटिक का मतलब ही होता है कोई भी हीट का ट्रांसफर ना होना। देयर इज नो हीट, देयर इज नो हीट एक्सचेंज, कोई भी हीट एक्सचेंज नहीं होने वाला है। तो लिखेंगे जो एक्सपेंशन है वो कंटिन्यू होता रहेगा। द एक्सपेंशन इज, जैसे मैंने आप लोगों को बताया बस वही चीज़ इंग्लिश में लिख रही हूँ, कंटिन्यू until the temperature falls up to T1 से T2 तक जाता है ना टेम्परेचर, जब तक T2 तक पहुंच नहीं जाएगा तब तक ये प्रोसेस होता रहेगा। तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, दिस रिप्रेजेंट द कर्व, ये कर्व को रिप्रेजेंट करेगा BC। देखिए मैंने आप लोगों को इसमें बताया ना कि यहाँ तक आइसोथर्मल प्रोसेस होगा, फिर उसके बाद यहाँ पर टेम्परेचर का चेंज हुआ, ये एक कर्व की तरह रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पर टेम्परेचर T1 से T2 चेंज हुआ, तो वही चीज़ कह रहा है कि ये प्रोसेस होता रहेगा T1 से T2 तक, इसी ये रिप्रेजेंट करेगा कर्व BC को। ठीक, तो ये 2 स्टेप हो गए। अब थर्ड स्टेप में क्या होगा कि सिलेंडर को सिंक के ऊपर रखा जाएगा, जिसकी वजह से जो सब्सटेंस हो जाएगा वो कंप्रेस्ड हो जाएगा और इस पॉइंट तक पहुंच जाएगा, डी पॉइंट तक पहुंच जाएगा। वही चीज़ कह रहा गया है, और इसमें जो होगा ये भी आइसोथर्मल होगा। तो स्टेप 3 डालिए आप लोग, लिखिए इसमें स्टेप 3, इसमें लिखेंगे नाउ सिलेंडर इज प्लेस्ड ऑन द सिंक, सिंक के ऊपर सिलेंडर को प्लेस कर दिया गया। सो सब्सटेंस इज कंप्रेस्ड, और वो जो सब्सटेंस था वो कंप्रेस्ड कर दिया गया आइसोथर्मली, ये आइसोथर्मली प्रोसेस होगा यहाँ पर। एंड द पॉइंट इज रीच्ड, एंड द पॉइंट इज रीच। आप लोग मेरे साथ नोट डाउन करते हुए चलिए, ताकि आप लोगों का नोट्स भी बनता रहे और एग्ज़ाम के टाइम रिवीजन करने पे आप लोगों को कोई प्रॉब्लम भी ना हो। तो लिखेंगे इन दिस प्रोसेस द वर्क इज डन ऑन द
सब्सटेंस पे। इसमें देखिए थर्ड स्टेप एक बार और समझा देती हूँ। अब सिलेंडर को प्लेस किया गया सिंक पे, यहाँ पर जो ये सिलेंडर था इसको प्लेस किया गया सिंक पे। अब जब सिंक पे प्लेस किया गया तो जो सब्सटेंस होगा उसके अंदर वो कंप्रेस्ड हो जाएगा हीट की वजह से, क्योंकि कहते हैं ना यहाँ पर हीट टू टेम्परेचर तो सेम रहेगा, लेकिन हीट प्रोवाइड होगी और पॉइंट पे रीच्ड हो जाएगा, मतलब सी से डी पे पहुँच जाएगा। इन दिस प्रोसेस द वर्क इज डन ऑन द सिस्टम। ये सब्सटेंस के द्वारा वर्क किया जाएगा, सब्सटेंस के द्वारा वर्क ऑन द सब्सटेंस, मतलब सब्सटेंस पे वर्क किया जाएगा। ठीक, तो ये थर्ड स्टेप हो गया। और फोर्थ स्टेप पे क्या होगा, सिलेंडर को अब लोग हीट इंसुलेटिंग स्टैंड पे फिर से रखेंगे, टेम्परेचर को बढ़ा देंगे, अब वो अपनी पोजीशन पे वापस आ जाएगा। तो वही से एक प्रोसेस घूम रहा था ना, यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ, अब यहाँ से यहाँ तक हो गया, फिर उसके बाद आइसोथर्मल के बाद टेम्परेचर को राइज कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा। तो स्टेप 4 लिख लीजिए, इधर लिख लीजिए आप लोग, आप भी लिखते हुए चलिए मेरे साथ साथ। तो फोर्थ स्टेप में क्या लिखेंगे, नाउ अगेन सिलेंडर इज प्लेस्ड ऑन द हीट इंसुलेटिंग, फिर से सिलेंडर को इंसुलेटिंग स्टैंड के ऊपर रख देंगे, सो द राइज इन टेम्परेचर, और टेम्परेचर को बढ़ा देंगे। तो एंड द स्टेट ए इज रिकवर्ड, अब वापस से वो स्टेट ए रिकवर हो जाएगी, फिर से वहीं से स्टार्ट हो जाएगा। और तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, दिस रिप्रेजेंट एडियाबैटिक प्रोसेस, ये एडियाबैटिक प्रोसेस को रिप्रेजेंट करेगा। अब देखिए यहाँ पर ये यहाँ पर आ गया। अब ये वापस से जब इंसुलेटिंग स्टैंड पर रख दिया सिलेंडर को, तो ये अब यहाँ से एडियाबैटिक प्रोसेस के थ्रू यहाँ पर आ जाएगा। ठीक, टेम्परेचर हमारा T2 से यहाँ पर T1 चेंज हुआ, तो यहाँ पर इसीलिए राइज इन टेम्परेचर हुआ। ठीक, तो ये हमारे सारे इसकी वर्किंग हो गए, 4 स्टेप में वर्किंग सब्सटेंस कंप्लीट हो गया कार्नोट साइकिल के। अब मैं आप लोगों को, जैसे क्वेश्चन में कहाँ नहीं गया था, क्वेश्चन कहाँ गया दिखाती हूँ मैं आप लोगों को। देखिए ये एक एक्सप्रेशन भी निकालना था इफ़िशियंसी के बारे में सबसे पहले, लेकिन मैं आप लोगों को पहले वर्क डन भी निकाल लेती हूँ। वर्क डन भी जो है काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है कि जो कार्नोट साइकिल का है उसका वर्क डन निकालिए। तो ये तो सारे पूरे इसके स्टेप्स मैंने करा दिए। अब हेडिंग पड़ेगी आप लोगों की वर्क डन, तो वर्क डन निकालेंगे। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछ लिया करता है, तो इसमें एक साथ भी लिख देंगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, अलग से भी लिखना चाहेंगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये आता है कि वर्क डन निकालो आप लोग कार्नोट साइकिल का। तो देखिए जो वर्क डन होगा ए बी के लॉन्ग, ये है ना, यही के लॉन्ग वर्क डन निकालेंगे। ठीक, तो जो के ए बी के लॉन्ग वर्क डन निकालेंगे तो वो आएगा, आप लोग बस इसको अच्छे से दिमाग में बैठा लीजिएगा। RT1 जो टेम्परेचर 1 है लॉग V2 से V1। ठीक, अब वर्क डन BC के लॉन्ग कितना हो रहा है, R/1 माइनस गामा टेम्परेचर T2 माइनस T1, और वर्क CD के लॉन्ग कितना होगा, बस इतना ही पूछा जाता है तो बहुत डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है इसको, तो आप लोग इतना चीज़ याद रखिएगा, लॉग V4/V3। ठीक, और वर्क DA अभी मैं समझाती भी हूँ कैसे आया, 1 माइनस गामा T2 माइनस T1। देखें पहले A से B की तरफ, टेम्परेचर हमारा कांस्टेंट है, प्रेशर वॉल्यूम, प्रेशर टू वॉल्यूम चेंज हो रहा है, तो वही कह रहा है RT1 जैसे PV इज इक्वल टू nRT था ना, तो वहीं से ही वर्क डन निकाला। अभी मैंने आप लोगों को ये सब कराया हुआ है। देखिए मैंने बताया ना कि वर्क डन कैसे निकालेंगे, इसका वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस में बस इसी तरीके से जो मैंने अभी आप लोगों को बताया हुआ है, इसी तरीके से वर्क डन निकालना है। तो ये वर्क डन यहाँ तक तो आया था RT log E, अब यहाँ पर V1 V2 यहाँ से ही चेंज करना था बस, कि कहाँ से कैसा प्रोसेस हो रहा है। टेम्परेचर 1 से हो रहा है तो टेम्परेचर 1 से करेंगे, लॉग कहाँ से हो रहा है, V2 से V1 तक हो रहा है, तो वही चीज़ इसमें कह रहा है। देखिए इसमें यहाँ से P1 V1 T1 है, P2 V2 T2 है, तो ये T1 से स्टार्ट हो रहा है क्योंकि यहाँ पर T1 है। ठीक, T1 से स्टार्ट हो रहा है, तो ये हो गया।
और V2 माइनस V1 है। देखिए यहाँ पर वॉल्यूम V2 है, मान लो फाइनल वॉल्यूम V2 है, और यहाँ तक देखा जाए तो ये V1 है, तो ये V2 बाय V1 हो जाएगा। ठीक, जैसे कि मैंने इसमें कराया हुआ है, तो वही चीज़ ये भी है। तो ऐसे ही BC और CD और DA का निकालेंगे, और जो गामा है ये कांस्टेंट मान के चलेंगे। ठीक, इसमें तो ये हो गया वर्क डन ऑफ कार्नोट साइकिल। इसमें एक चीज़ और भी पूछी जाती है, टोटल वर्क डन। तो टोटल वर्क डन भी निकाल देती हूँ मैं आप लोगों के लिए। सब कुछ मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से करा रही हूँ, तो आप लोग लाइक ज़रूर किया करिए और प्यारे से कमेंट ज़रूर कर दिया करिए, और जितना हो सके शेयर कीजिए, ताकि बच्चों को पता चल सके कि यहाँ पर भी रियल कंटेंट प्रोवाइड होता है, तो आप लोग यहाँ पर पढ़ सकते हैं। ठीक, मैं आप लोगों को हर एक डिटेल टॉपिक बहुत ही अच्छे ढंग से कराती हूँ, एक एक चीज़ कराती हूँ। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर जगह सब एक एक पूरा डिटेल में कराया जाए, लेकिन मैं आप लोगों को प्रोवाइड करती हूँ। टाइम भले लग जाए, लेकिन मैं आप लोगों को रियल कंटेंट अच्छे से प्रोवाइड करती हूँ। ताकि पता है मेरे टाइम में ऐसा हुआ था कि मैं भी जब पढ़ना चाहती थी तो मेरे लिए सारे अवेलेबल नहीं थे कि एक ही जगह से सब पढ़ सके, लेकिन आप लोगों के लिए अवेलेबल है। यूट्यूब आ गया, यूट्यूब कितना ज़्यादा वो हो गया है। तो इसमें क्या होता है कि जैसे चैनल किसी ने बनाया, तो उसमें जो ऐसा नहीं होता था कि एक ही चैनल पे सब कुछ पढ़ा है, तो मैं आप लोगों के लिए एक ही चैनल पे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ सब कुछ प्रोवाइड कर रही हूँ। आगे हो सकेगा जब ये सब कंप्लीट हो जाएगा, तो मैं आप लोगों के कुछ ऑप्शनल सब्जेक्ट है, कुछ हायर मैथमेटिक्स है, हायर फिजिक्स है, केमिस्ट्री, वो भी सब प्रोवाइड करूँगी। तो बस आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे ही सिलेक्ट रहने दीजिएगा। ठीक, तो अब यहाँ से निकाल लेते हैं टोटल वर्क डन। टोटल वर्क डन निकाल लेते हैं। तो टोटल वर्क डन जो होगा, जो वर्क डन AB का वर्क डन होगा और BC का वर्क डन होगा, पहले एडियाबेटिक थर्मली, फिर उसमें से क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं CD का वर्क डन प्लस वर्क ऑफ DA। नीचे की तरफ जा रहा है, इसीलिए बहुत में समय प्लस कर देते हैं ना, लेकिन देखिए इसमें माइनस क्यों किया गया, यहाँ का वर्क डन और यहाँ का वर्क डन, ये साथ जा रहा है, मतलब आगे की तरफ जा रहा है, और फिर उसके बाद रिवर्स हो गया, पीछे की तरफ जा रहा है, तो इसीलिए इसमें माइनस आ गया। ठीक, तो अब इसको वर्क डन ऑफ A कितना है, RT1 log V2 बाई V1 प्लस R1 माइनस गामा T2 माइनस T1, फिर ये माइनस हो जाएगा RT2 log V4 बाई V3 माइनस R1 माइनस गामा T2 माइनस T1। अब देखिए इसमें से ये और ये कैंसल आउट हो गया, तो हमारे पास बचा RT1 log V2 बाई V1 माइनस RT2 log V4 बाई V3। ये जो हुई, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लीजिए। अब जो पॉइंट A और D है, देखिए A और पॉइंट D पे, इसमें क्या हो रहा है कि सेम एडियाबेटिक पॉइंट है ना, तो अब यहाँ से हम लोग एक और चीज़ निकाल लेंगे। देखिए आगे देखते हैं इसमें, तो लिखेंगे सिंस पॉइंट A एंड D लाई ऑन द सेम एडियाबेटिक जो कि DA है, तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं T1 V1 गामा माइनस 1 इज इक्वल टू T2 V4 गामा माइनस 1। तो इसको टेम्परेचर के फॉर्म में निकालेंगे, T2 बाई T1 और V1 बाई V4 की पावर गामा माइनस 1। ये इक्वेशन नंबर सेकेंड ले लेते हैं इसमें। फिर इसी तरह देखिए B और C में क्या है, B और C में इसमें एडियाबेटिक है, तो इसमें के लिए भी T2 और T1 निकाल लेते हैं। मैं आप लोगों को क्यों निकाल रही हूँ, मैं आप लोगों को बताती हूँ। ठीक, तो पहले सबसे पहले लिखेंगे सिमिलरली B एंड C लाई ऑन सेम, एडियाबेटिक का ही निकाल रहे हैं। ठीक, एडियाबेटिक BC, तो यहाँ से आ जाएगा T1 V2 गामा माइनस 1 T2 V3 गामा माइनस 1, जिसे हम कह सकते हैं T2 बाई T1 इज इक्वल टू V2 बाई V3 गामा माइनस 1। अब कंपेयर करेंगे कौन कौन सी इक्वेशन, ये इक्वेशन नंबर थर्ड है। कंपेयर इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड, तो क्या हो जाएगा V1 बाई V4 गामा माइनस 1 इज इक्वल टू V2 बाई V3
गामा -1। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, V1/V4 इज इक्वल टू V2/V3 के इक्वल हो गया। तो हम कह सकते हैं V2/V1 जो हो गया V3/V4 के इक्वल हो गया। अब हमको यही तो चाहिए था, इसीलिए मैंने इतना परपंच किया। ठीक, तो बस यहाँ पर जो V4/V3 है तो यहाँ पर हम लोग पुट कर देंगे। तो यहाँ पर आएगा हमारा, तो क्या लिखेंगे, पुट इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो वर्क डन होगा हमारा RT1 log E पे ही चलेगा, ये हो जाएगा V2/V1 माइनस RT1 log E, और V4/V3 था तो इसकी जगह पे हम लोग लिख सकते हैं V2/V1 जो कि इसके इक्वल है। तो यहाँ से हमारा R कॉमन ले लेंगे, तो ये R आ जाएगा T1/T2 log E, ये V2/V1 हो जाएगा। तो यहाँ से जो फाइनली हमारा वर्क आएगा RT1 माइनस T2 log बेस E V2/V1। ये हमारा पूरा फाइनली टोटल वर्क डन हो गया। ये किसके इक्वल हो सकता है, ये Q1 माइनस Q2 हीट के सब वो जो माइनस होता है सब्ट्रैक्शन के इक्वल आता है। तो ये था पूरा हमारा वर्क डन कैसे निकला इसका, और टोटल वर्क डन निकाल लिया। ठीक, तो ये पूरा अच्छे से कंप्लीट हो गया है। कार्नोट साइकिल का पूरा वर्क डन हो गया। पहले मैंने आप लोगों को देखिए मैंने आप लोग क्या क्या चीज़ पढ़ा डाली। पहले कार्नोट हीट इंजन पढ़ाया, कार्नोट साइकिल पढ़ाया, उसके सारे पार्ट्स भी करा दिए, सारे पार्ट्स करा दिए ना, सोर्स है, सिंक है, फिर उसके बाद साइकिल वर्किंग सब्सटेंस है, फिर उसके बाद मैंने आप लोगों को बताया कि कितने प्रोसेस में होता है, चारों प्रोसेस बहुत अच्छे से डिफाइन कर दिया है। तो आप लोग वीडियो को लाइक भी करते चलिए, ठीक, लाइक करते चलिए, सब्सक्राइब कर लीजिए नए हैं तो। फिर वर्क डन निकाला, फिर टोटल वर्क डन निकाला। अब जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा हर चीज़ में पूछा जाता है, वो है इफ़िशियंसी ऑफ कार्नोट इंजन। ठीक, इसको देख लीजिए। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है क्या है, इफ़िशियंसी ऑफ कार्नोट इंजन, कितनी ज़्यादा इफ़िशियंट होगा हमारा कार्नोट इंजन। तो लिखेंगे इफ़िशियंसी CIENCY, इफ़िशियंसी ऑफ कार्नोट साइकिल या इंजन भी लिख सकते हो आप लोग। कार्नोट साइकिल की इफ़िशियंसी हम लोगों को निकालनी है। तो जो इफ़िशियंसी होती है किसी भी हीट इंजन की, वो कैसे होता है, उसका रेशियो होता है कितना हीट कन्वर्ट हुआ वर्क में और कितना हीट जो होता है सोर्स ने लिया, तो वही होता है। तो इसमें लिखते हैं द इफ़िशियंसी ऑफ अ हीट इंजन इज गिवन बाय जिसे हम लोग ईटा सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसमें लिखते हैं हीट कन्वर्टेड इनटू वर्क, कितनी हीट वर्क में कन्वर्ट हुई। और क्या होता है नीचे, हीट कन्वर्टेड बाय द सोर्स, कितनी हीट कन्वर्टेड नहीं होगा, हीट टेकन बाय द सोर्स, कितने सोर्स ने हीट ली होता है। तो ये होता है इफ़िशियंसी। इसको निकालते कैसे, इसका फॉर्मूला होता है, ईटा कह लो एन कह लो, ये होता है 1 माइनस Q2/Q1। अभी मैंने आप लोगों को बताया ना Q1 और Q2, तो लिखते हैं यहाँ पर। तो इसमें लिखेंगे 1 माइनस, और जो ये Q2 होता है ये नेगेटिव होता है, मैंने बताया ना Q2 नेगेटिव होता है। तो यहाँ पर ये जो पूरा हमारा वर्क होगा ये नेगेटिव होगा, RT2 log V3/V4। अभी हम इसको चेंज नहीं करें, यहाँ पर चेंज कर दिए थे ना, अब इसको यही रखने देते हैं, V3/V4 ही रहने देते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा, और Q1 कितना आएगा हमारा, RT1 log V2/Vn, जो कैंसिल आउट हो रहा है कैंसिल आउट कर दिया, R से R कैंसिल आउट हो गया। तो हमारा N का फॉर्मूला बनेगा 1 माइनस T2/, अभी ये कंप्लीट फॉर्मूला नहीं है, मैं आप लोगों को बताऊंगी। ये आएगा V3/V4 और नीचे आएगा log V2/V1। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर
1। अब हम लोग इसमें रिलेशन लगाएंगे। कौन सा रिलेशन लगाएंगे? देखिए ये वाला रिलेशन लगाएंगे। जैसे एडियाबेटिक का रिलेशन नहीं निकाला था टी वी गामा -1, तो ये वाला रिलेशन लगाएंगे। तो लगाएंगे वी अप्लाई रिलेशन जब टी वी गामा -1 को कांस्टेंट रख दिया गया। कांस्टेंट जब रख देंगे तो डेट इज़ T1V1 गामा -1 जो हो जाएगा T2V2 गामा -1 को। जैसे मैंने कि जो आइडियल गैस में जो पिछला क्वेश्चन बताया था तो उसमें PV को कांस्टेंट रख दिया था, तो उसमें क्या किया था कि P1V1 P1V2 P2V3 ऐसे कांस्टेंट हो गया था ना सब। तो इस तरह इसमें भी कर लेंगे। अब देखिए फॉर BC के लिए, फॉर BC बताती हूँ, यहाँ से यहाँ तक के लिए। अब यहाँ पर टेम्परेचर T1 था, यहाँ पर टेम्परेचर T2 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिखेंगे T1V2 गामा -1। टेम्परेचर T2 में हो गया था, T2 और V3 वॉल्यूम भी चेंज हुआ था, गामा -1। अब यहाँ से टेम्परेचर निकालेंगे T1/T2 इज इक्वल टू V3/V2। ध्यान से देखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और थोड़ा ट्रिकी भी हो सकता है। आप लोग एक बार में नहीं समझ में आ रहा, आप वीडियो को रिपीट कर लीजिए, अच्छे से देखिए। अब BC के लिए तो निकाल लिए, BC के लिए निकाल लिए, अब DA के लिए निकालना है। किसके लिए निकालना है? DA के लिए निकालना है। देखिए DA के लिए, यहाँ पर भी एडियाबेटिक हो रहा है ना, एडियाबेटिक में ही निकालना है। BC के लिए निकाल लिए, अब DA के लिए निकालेंगे। तो लिखेंगे फॉर DA के निकालेंगे तो ये T2V4 था। एक मिनट रुक जाइए, देख लेते हैं। हाँ, ये टेम्परेचर T2 था और ये V4 वॉल्यूम V4 है, तो यहाँ से जा रहा है ऊपर। तो लिखेंगे यहाँ पर V4 गामा -1 इज इक्वल टू T1, ए में जा रहा है ना, V1 गामा -1। यहाँ से वॉल्यूम निकालेंगे T4/V4 गामा -1 इज इक्वल टू T1/T2। ठीक। अब इक्वेशन नंबर सेकेंड देखिए क्या है। इक्वेशन नंबर सेकेंड से हम लोग यहाँ पर निकालेंगे, तो लिखेंगे, देखिए बताती हूँ, फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकेंड से लिख सकते हैं V4/V1, V4 है, V4/V1 की पावर गामा -1 इज इक्वल टू V3/V2 की पावर गामा -1। इसको कहाँ से लिखा? इक्वेशन नंबर सेकेंड से लिखा, क्योंकि T1 T2 की वैल्यू यहाँ पर भी इक्वल है और यहाँ पर भी T1/T2 की वैल्यू ये है, तो दोनों इक्वेशन को इक्वल कर दिया। इक्वल करने के बाद यहाँ से देखिए क्या आएगा, गामा -1 दोनों का वो है, ऊपर सेम है, तो ये आ जाएगा V4/V1 इक्वल हो जाएगा V3/V2 के। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि जो V4/V1 है ये V3/V2 के तो इक्वल तो हो ही गया है, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं V2/V1 V3/V4 के इक्वल हो गया। तो अब इस इक्वेशन का यूज़ करेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, यहाँ पर इक्वेशन नंबर फर्स्ट में इसका यूज़ करेंगे। तो लिखेंगे हम यूजिंग दिस रिलेशन इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट में इसका यूज़ करेंगे, तो हमारे आएगी इफ़िशियंसी जो होगी कार्नोट इंजन की आएगी 1 - T2/T1 लॉग, यहाँ पर था ना क्या था, V3/V4 है, तो V3/V4 तो एज इट इज़ रहने देंगे, और नीचे क्या था, नीचे था V2/V1, तो V2/V1 को V3/V4 से रिप्लेस कर देंगे, V3/V4 से रिप्लेस कर दिया, तो आई गई हमारी इफ़िशियंसी 1 - T2/T1। ये कैंसल आउट हो जाएगा, इसीलिए ये होगी फाइनल इफ़िशियंसी ऑफ अ कार्नोट इंजन। काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो इसको छोड़ने की भूल बिल्कुल भी मत कीजिएगा। ये पूरा टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था। कार्नोट हीट इंजन बता दिया, कार्नोट साइकिल बता दिया, पार्ट्स बता दिए, उसके सारे वर्किंग बता दी, साथ ही साथ वर्क डन भी करा दिया, तो इसके बाद पूरी इफ़िशियंसी भी अच्छे से डिराइव करा दी। आप लोगों को एक बार में नहीं समझ में आए, आप वीडियो को रिपीट करके देखिए, लेकिन देखिए ज़रूर, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए मैं कह रही हूँ कार्नोट टॉपिक ही इम्पॉर्टेंट है। ये शॉर्ट में, वेरी शॉर्ट में, लॉन्ग में, किसी भी तरीके से क्वेश्चन बन सकता है, तो आप लोग इसको पूरा अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अब मैं आप लोगों को क्या कराने वाली थी, क्वेश्चन नंबर 5 था।
क्वेश्चन नंबर 5 था हमारा। 5 क्या है एक बार फिर से देख लेते हैं। स्टेट एंड प्रूफ कार्नोट थ्योरम। अब कार्नोट थ्योरम देखेंगे, कार्नोट थ्योरम होता क्या है, उसको कैसे प्रूफ करेंगे। कार्नोट थ्योरम जो है वो 2 पार्ट में इसका स्टेटमेंट है, ठीक। प्रूफ भी मैंने आप लोगों को 2 पार्ट में कराना है, पहले पार्ट में कराना है प्रूफ, फिर सेकंड पार्ट का सेकंड पार्ट में कराना है। तो इसको भी देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले देख लेते हैं, अब आगे देखते हैं। थोड़ा लेंदी ज़रूर हो जाएगा, लेकिन मैं आप लोगों को काफ़ी इफ़िशियंट, काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक करा रही हूँ। तो यहाँ से लिखेंगे आंसर नंबर 5 का आंसर कह लो, या कार्नोट्स थ्योरम कह लो। कार्नोट थ्योरम, इसका प्रूफ भी मैं आप लोगों को कराऊंगी। तो देखते हैं कार्नोट थ्योरम होती क्या है। ये 2 पार्ट में दी गई थी, तो देखते हैं। अब है हमारा कार्नोट थ्योरम। कार्नोट थ्योरम मैंने जैसे बताया कि 2 पार्ट में है। तो पहला पार्ट देखते हैं। इट स्टेट दैट नो इंजन वर्किंग बिटवीन द 2 गिवन टेम्परेचर कैन बी मोर इफिशिएंट देन दैट अ रिवर्सिबल इंजन वर्किंग बिटवीन द सेम 2 टेम्परेचर। इसमें कह रहा है कि कोई भी ऐसा इंजन नहीं होगा जो कि 2 टेम्परेचर के बीच में वर्क कर रहा होगा, वो ज़्यादा इफ़िशिएंट नहीं होगा। मान लो कोई ऐसा इंजन है जो कि 2 टेम्परेचर के बीच में, 2 यहाँ पर सोर्स लगा हुआ है और इसमें अलग अलग टेम्परेचर है, तो इसके बीच में कोई भी ऐसा इंजन नहीं, मतलब इफ़िशिएंट इंजन नहीं होगा रिवर्सिबल इंजन के कंपैरिजन में, जो कि सेम 2 टेम्परेचर के बीच में वर्क कर रहा हो। ये कार्नोट थ्योरम का पहला पार्ट है। सेकेंड पार्ट देखते हैं। ऑल रिवर्सिबल इंजन वर्किंग बिटवीन द सेम 2 टेम्परेचर हैविंग द सेम इफिशियंसी वॉट एवर द वर्किंग सब्सटेंस। इसमें कह रहे हैं जितने भी रिवर्सिबल इंजन है, रिवर्सिबल इंजन जो कार्नोट ने दिया था वो काफ़ी ज़्यादा इफ़िशिएंट साबित हुआ था। तो इसी में कह रहा था कि कोई भी ऐसा इंजन नहीं होगा जो रिवर्सिबल इंजन से ज़्यादा ताकतवर होगा। और इसमें कह रहा है कि जितने भी रिवर्सिबल इंजन थे वर्किंग बिटवीन द सेम 2 टेम्परेचर, अगर सेम 2 टेम्परेचर के बीच में वर्क कर रहा है तो उसकी इफ़िशियंसी सेम होगी। दो रिवर्सिबल इंजन है, सेम टेम्परेचर के साथ वर्क कर रहा है, तो उसकी इफ़िशियंसी सेम होगी। वर्किंग सब्सटेंस से कोई भी मैटर नहीं करता है। तो ये था कार्नोट थ्योरम, ठीक। होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं समझ में आ रहा, वीडियो को रिपीट करके देखिए। मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से प्रोवाइड कर रही हूँ, तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक। अब इसका प्रूफ देख लेते। प्रूफ भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, तो हेडिंग डालिए आप लोग प्रूफ। सबसे पहले मैं आप लोगों को इसका डायग्राम समझा देती हूँ ताकि प्रूफ में आसानी होगी। देखिए हमारे पास ये सोर्स है जिससे हीट निकलती है। अभी मैंने आप लोगों को बताया ना कि सोर्स से हीट निकलती है कितने टेम्परेचर पे, T1 टेम्परेचर पे। फिर उसके बाद हीट से कहाँ जाती है, सोर्स सिंक में जाती है जो कि कोल्ड बॉडी रहता है। यहाँ पर भी टेम्परेचर कितना है, T1 है, ठीक। अब देखिए यहाँ से कुछ जो मान लो कि यहाँ पर रिवर्सिबल इंजन लगा हुआ है, रिवर्सिबल इंजन लगा हुआ है, तो और यहाँ पर इरिवर्सिबल इंजन लगा हुआ है। तो सोर्स से पहले हीट आएगी, ये थ्योरम के अनुसार कि पहले हीट Q1 आई, ये इरिवर्सिबल इंजन में आई, ठीक। फिर उसके बाद यहाँ से Q2 बन गई। अब ये जो हीट है Q1 डैश, मान लो Q1 डैश यहाँ से हीट आई इरिवर्सिबल इंजन में, Q2 डैश हीट बन गई सिंक तक जाने में। फिर उसके बाद ये सिंक से अब वापस जाएगी मतलब Q2 डैश, और ये हो जाएगा Q1, ठीक। ये हो गई हीट हमारी, ये वापस जा रही है हीट। तो ये था इसका डायग्राम। अब मैं आप लोगों को प्रूफ कराती हूँ। तो सबसे पहले कंसीडर करेंगे कि मैंने रिवर्सिबल इंजन और रिवर्सिबल इंजन लिया है, इन दोनों के बिटवीन, तो वही चीज़ लिखना है। तो लिखेंगे लेट अस, पहले में कहा गया है ना कि कोई भी ऐसा इंजन नहीं होगा जो कि रिवर्सिबल इंजन से ज़्यादा ताकतवर होगा। तो हम लोग इसमें जो प्रूफ करेंगे, तो इसमें सबसे पहले एक इंजन ले लेंगे जो ज़्यादा ताकतवर होगा, फिर उसको रिवर्सिबल इंजन से कंपेयर करेंगे। तो इससे हमें गलत साबित होगा कि रिवर्सिबल इंजन ज़्यादा ताकतवर है, मतलब गलत साबित ये होगा कि कोई भी ऐसा इंजन हम जो लिए थे इंजन वो ताकतवर है, तो वो गलत साबित होगा। तो फिर उससे बाद इससे हम कंक्लूज़न निकालेंगे कि रिवर्सिबल इंजन ज़्यादा ताकतवर होता है। आपको कम समझ में आएगा, लेकिन मैं आप और समझाती हूँ। सबसे पहले लेट अस कंसीडर दैट द efficiency of
रिवर्सिबल irreversible engine I is more than the efficiency of reversible engine are working between the, जो मैंने अभी आप लोगों को बताया सेम वही चीज़ लिख रही हूँ, सेम सोर्स एंड सिंक। देखिए सबसे पहले हमने कंसीडर किया कि जो इफ़िशियंसी है इरिवर्सिबल इंजन की वो ज़्यादा है। हमने कंसीडर किया ना, कोई भी ऐसा इंजन लेंगे जिसकी इफ़िशियंसी ज़्यादा होगी, ठीक। तो हमने कंसीडर किया कि जो इरिवर्सिबल इंजन जो कि आई है वो ज़्यादा इफ़िशियंट है एज़ कम्पेयर टू द रिवर्सिबल इंजन जो कि आर है, वर्किंग बिटवीन द सेम सोर्स एंड सिंक, सोर्स और सिंक के बीच में काम कर रहा है। तो मतलब जो इफ़िशियंसी जिसे हम एन ईटा से बिलोंग करते हैं, डिनोट करते हैं, तो एन आई की इफ़िशियंसी ज़्यादा होगी ईटा आर से। तो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया, हमने इसको कंसीडर किया। अब फिर उसके बाद क्या करेंगे, लिखेंगे लेट अस कपल द इंजन आई to the engine are operating backward as Carnot refrigerator so that the यही में लिखना है, ठीक, प्रूफ में ही लिखना है। मैं आप लोगों को समझाती हूँ, पहले लिख लीजिए रिक्वायर per cycle to the refrigerator is equal to the work done by the engine आई। देखिए इसमें क्या कह रहा है, लेट अस कपल द इंजन आई टू द इंजन आर। अब ये आई और आर इंजन को एक साथ एक वे में लेंगे, ठीक, कपलिंग करेंगे इसकी। तो ऑपरेटिंग बैकवर्ड एज द कार्नोट रेफ्रिजरेटर, जैसे कि कार्नोट रेफ्रिजरेटर में क्या होता है कि हीट सोर्स से निकलती है, फिर सिंक में जाती है, फिर वापस हो रही। तो वही चीज़ कह रहा है कि बैकवर्ड जाएगा जैसे कि रेफ्रिजरेटर में होता है। सो डैट द वर्क रिक्वायर द पर साइकिल, जो कि वर्क होगा, जो हर एक साइकिल में वर्क जो रिक्वायर्ड होगा इज़ इक्वल टू द वर्क डन बाय द इंजन आई। जो यहाँ से यहाँ तक जो जाएगा, जो साइकिल बनेगी ये पूरी, तो इसमें जो वर्क होगा वो किसके इक्वल होगा, वर्क डन बाय द इंजन आई। जितनी वर्क कर रहा है आई इरिवर्सिबल इंजन उसके इक्वल होगा, ठीक। अब आगे देखते हैं, इसमें आगे हम लिखेंगे कि हम लोग इफ़िशियंसी की डिफिनीशन से लिखेंगे कि अभी मैंने आप लोगों को पढ़ाया ना इफ़िशियंसी ऑफ कार्नोट इंजन, फ्रॉम डिफिनीशन ऑफ इफ़िशियंसी हम लिख सकते हैं कि जो वर्क होगा अपॉन Q1 बड़ा होगा वर्क अपॉन Q1 डैश से, ठीक, इस तरह लिख सकते हैं। और ताकि इसको हम एक और तरीके से भी लिख सकते हैं, और जो Q1 होगा वो छोटा होगा Q1 डैश से। तो फिर उसके बाद क्या करेंगे, जो हमने बोला ना कि जो उसकी वर्क डन होगी आई के इक्वल होगा, तो लिखेंगे बिकॉज वर्क डन बाय इंजन आई इज़ इक्वल, मैं जैसे लिखवा रही हूँ आप लोग वैसे ही लिखिएगा, बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर करेंगे आप लोग। वर्क डन, ये प्रूफ आता भी है कि आप बताइए कार्नोट थ्योरम बताइए, इसका प्रूफ बताइए, कभी कभी पूछ लिया करता है। वर्क डन ऑफ द कार्नोट रेफ्रिजरेटर, ठीक। तो वर्क हमारा क्या हो जाएगा, Q1 माइनस Q1 डैश, या सिंपली कह सकते हो इसको Q भी लिख सकते हैं। तो ये प्रूव हो गया कि जो इफ़िशियंसी होती है कोई भी इंजन की रिवर्सिबल इंजन से ज़्यादा नहीं होती है, इसके इक्वल ही होती है, ठीक। तो लिखेंगे
इट शोज़ दैट द जो नेट इफेक्ट होगा, नेट इफेक्ट ऑफ इंजन आई एंड द कार्नोट रेफ्रिजरेटर, जो कार्नोट वही कह रहा है ना कि जो नेट जो इंजन का इफेक्ट होगा वो कार्नोट रेफ्रिजरेटर के इक्वल होगा, जो कि आई है हमारा वर्किंग एज कॉम्बिनेशन इज ट्रांसफ़र हीट होगा, यहाँ पर ट्रांसफ़र करता था ना हीट क्यू फ्रॉम कोल्ड टेम्परेचर रिजर्वॉयर से हॉट टेम्परेचर, मतलब कह रहा था ना सिंक से ऊपर की तरफ सोर्स की तरफ, तो वही लिखेंगे कोल्ड टेम्परेचर रिजर्वॉयर टू हॉट टेम्परेचर रिजर्वॉयर, कोल्ड से हॉट की तरफ ट्रांसफ़र करेगा, सो इट वॉयलेशन, ये मतलब जो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है इसको फॉलो नहीं करता। जब मैं आप लोगों को नेक्स्ट चैप्टर पढ़ाऊंगी तो उसमें सेकेंड एंड थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, उसको बहुत ही डिटेल में समझाऊंगी, तो पर यहाँ पर इतना ही समझ लीजिए कि सो इट वॉयलेट सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को फॉलो नहीं करता, तो लिखेंगे सो आवर एजम्पशन, जो हमने एजम्पशन लिया था कि नहीं एक इंजन ज़्यादा ताकतवर है वो रिवर्सिबल इंजन से, तो वही जो हमारा एजम्पशन था वो फेल हो गया था। सो आवर एजम्पशन इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट जो मैंने बताया अभी इज़ रॉन्ग हो गया। तो अब ये रॉन्ग हो गया तो हम ये कह सकते हैं कि वी कंक्लूड दैट नो रियल, कोई भी रियल इंजन नहीं है, कैन हैव एन इफिशियंसी ग्रेटर देन दैट ऑफ अ कार्नोट इंजन वर्किंग बिटवीन द सेम टू टेम्परेचर, वही जो हमने माना था कि कोई भी ऐसा इंजन है वही प्रूव हो गया। ठीक, फिर एक पॉइंट और लिख लेंगे, सो इट कैन हैव इफ़िशियंसी, थोड़ा थियोरेटिकल है लेकिन इम्पॉर्टेंट है इसीलिए मैंने बता दिया। कार्नोट इंजन की इफ़िशियंसी की इक्वल नहीं है। थोड़ा राइटिंग आप लोग मैनेज कर लीजिएगा, मैंने आप लोगों को सब बता दिया। देखिए फिर से मैं बता देती हूँ। इट शो दैट द नेट इफेक्ट ऑफ इंजन आई एंड द कार्नोट रेफ्रिजरेटर वर्किंग एज द कम्बिनेशन इज ट्रांसफर हीट। देखो इसमें कह रहा है कि कोई भी जो नेट है हमारा जो वर्क डन हुआ वो क्यों ही हुआ, अब हमारा हीट से जो हॉट बॉडी था वहाँ से अब कहाँ तक जा रहा है, कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी तक जा रहा है। तो वही चीज़ कह रहा है कि ये सेकेंड लॉ को फॉलो नहीं करता है, हमारा एजम्पशन रॉन्ग हो गया कि हमने कोई एक रियल इंजन माना था जो कि कार्नोट रिवर्सिबल इंजन से ताकतवर था। ये हमारा एजम्पशन फेल हो गया, तो हम ये कह सकते हैं कोई रियल इंजन नहीं है जो कि उसकी इफ़िशियंसी ग्रेटर देन द कार्नोट इंजन, या कह सकते हो रिवर्सिबल इंजन वर्किंग बिटवीन द दो सेम टेम्परेचर के बीच में वर्क कर रहा है। सो इट कैन हैव द इफ़िशियंसी इक्वल टू कार्नोट इंजन। सो ये माना जाता है कि जो इफ़िशियंसी होगी उसकी रिवर्सिबल इंजन या कार्नोट इंजन के इक्वल होगी। तो ये था पहले पार्ट का प्रूफ। तो इसमें आप लोग प्रूफ में जो लिखेंगे ये पार्ट ए का प्रूफ था कि यही होगा, रिवर्सिबल इंजन का नहीं होगा। ठीक, मतलब इसमें कह रहा है कोई भी ऐसा इंजन नहीं था जिसकी इफ़िशियंसी रिवर्सिबल इंजन के इक्वल होगी, तो वही चीज़ हमने पहले पार्ट में प्रूफ कर दी। अब जो इसका सेकंड पार्ट था, सेकंड पार्ट देखिए क्या कह रहा है।
सेकेंड पार्ट में है कि जितना भी मतलब 2 रिवर्सिबल इंजन है, ये कह सकते हो कि ऑल रिवर्सिबल इंजन वर्किंग बिटवीन द सेम 2 टेम्परेचर, 2 रिवर्सिबल इंजन लेंगे इसमें जो कि सेम टेम्परेचर में वर्क कराएंगे, हैविंग द सेम इफिशियंसी, उनकी इफिशियंसी को प्रूव करेंगे कि सेम ही आएगी। फिर उसके बाद वॉट एवर द वर्किंग सब्सटेंस, अब अलग अलग सब्सटेंस से लेकर के उसको कंक्लूड करेंगे। तो पार्ट 2 का देखते हैं। पार्ट 2 में इस केस में क्या करेंगे, लिखेंगे यहाँ पर पार्ट 2 का प्रूफ मैं आप लोगों को बता देती हूँ, देखते हैं। देखिए सेकेंड पार्ट ध्यान से देखिएगा। इन दिस केस, इस केस में वी एज्यूम डैट 2 रिवर्सिबल इंजन, इस केस में हम 2 रिवर्सिबल इंजन लेंगे। एक रिवर्सिबल इंजन ए है, एक रिवर्सिबल इंजन बी है। 2 रिवर्सिबल इंजन लिया, वर्किंग बिटवीन द सेम सोर्स एंड सिंक, मतलब एक सोर्स और सिंक के मतलब दोनों सेम होना चाहिए। सोर्स और सिंक मतलब कह रहा है कि सोर्स और सिंक के बीच में 2 रिवर्सिबल इंजन काम कर रहे हैं। सपोज ए ड्राइव्स एंड बी बैकवर्ड, कह रहा है ए जो है, ए वाला सीधा है और बी वाला उल्टा है। ए ड्राइव्स एंड बी बैकवर्ड, अगर ए सीधा है बी उल्टा है देन ए कैन नॉट बी मोर एफिशिएंट देन बी। इसमें कह रहा है कि अगर ए सीधा है बी उल्टा है तो ए जो होगा ज़्यादा इफ़िशिएंट नहीं होगा बी से। तो इसी तरह सिमिलरली अगर बी उल्टा होगा, सॉरी बी सीधा होगा ए उल्टा होगा तो बी ज़्यादा इफ़िशिएंट नहीं होगा ए से। देखिए मैं आप लोग को समझाती हूँ। मैंने 2 रिवर्सिबल इंजन ले लिया जो कि सेम सोर्स और सिंक के बीच में काम कर रहा है। अगर ए सीधा होगा बी उल्टा होगा तो ए ज़्यादा इफ़िशिएंट नहीं होगा काम करने में, ठीक। अगर ए उल्टा हुआ बी सीधा हुआ तो बी ज़्यादा इफ़िशिएंट नहीं होगा काम करने में। तो वही चीज़ इसमें लिखा गया है, ठीक। तो वर्किंग सब्सटेंस में प्रूफ करना है ना, तो बी कैन नॉट मोर इफिशिएंट देन ए, तो हम ये कह सकते हैं कि हैंस 2 इंजन आर इक्वली इफिशिएंट, मतलब कि दोनों इंजन एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं, इक्वली इफ़िशियंट है, इफ़िशियंसी में कोई भी फ़र्क नहीं है। अगर इसको करेंगे तो ये काम नहीं करेगा, ये करेंगे तो ये काम नहीं करेगा। वही चीज़ है कि राइटिंग पे मत जाइएगा, थोड़ा राइटिंग गड़बड़ है तो आप लोगों को बस समझाते चल रही हूँ, आप लोग कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिए, ठीक। तो 2 इंजन इक्वली इफ़िशियंट है, मतलब इसका कहने का मतलब ये है। दस द इफ़िशियंसी ऑफ अ रिवर्सिबल इंजन डिपेंड ओनली द टेम्परेचर ऑफ द सोर्स एंड सिंक। इसमें कह रहा है कि सिर्फ इफ़िशियंसी जो होगी जब इक्वल है तो सिर्फ किस पे डिपेंड करेगी, टेम्परेचर पे डिपेंड करेगी, सोर्स और सिंक के टेम्परेचर पे डिपेंड करेगी एंड कंप्लीटली इंडिपेंडेंट ऑफ द नेचर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ द वर्किंग सब्सटेंस। इसमें कह रहा है कि कोई भी सब्सटेंस वर्किंग सब्सटेंस लगा दिया है तो उससे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करेगी। तो वही चीज़ इसमें प्रूव हो गया, तो ये भी हमारा प्रूव हो गया। होप आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। पूरा क्वेश्चन मैंने आप लोगों को करा दिया हुआ है, और भी कुछ क्वेश्चंस बाकी है तो मैं आप लोगों को सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन करा दूंगी, ठीक। तो आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आया होगा कार्नोट थ्योरम, इसका प्रूफ इतने अच्छे से आप लोगों को कहीं और नहीं समझ में आएगा जितने अच्छे से मैंने आप लोगों को एक एक वे में पूरा डिटेल से अच्छे से समझा दिया है। तो इसीलिए अगर वीडियो अच्छा और यूज़फुल लगे तो एक लाइक शेयर कर दीजिएगा और प्यारा सा कमेंट कर दिया करिए, ठीक। और नए हैं तो वीडियो को लाइक कर, नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो तो लाइक ऑब्वियसली करेंगे, मैंने इतने अच्छे समझाया है। तो नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और एक चीज़ और बता देती हूँ, मैं आप बोली हूँ ना कि मैं आप लोगों के लिए सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के सॉल्यूशन प्रोवाइड करूँगी, तो मैं प्रोवाइड करूँगी, ठीक। तो आप लोग थोड़ा सा पेशेंस रखिए, वेट कीजिए, तो मैं प्रोवाइड ज़रूर करूँगी। और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। गुड बाय एंड स्टे सेफ।